हेलो एवरीवन, विश्व गुरु क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ा रहा था, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अशांत आवर्त दशमलव संख्याओं को परमेय संख्याओं में बदला जाता है। उसका कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ था। आज हम आपको पहले ये बताएंगे कि उन संख्याओं को देखकर ही परमेय संख्या कैसे लिखी जा सकती है। यानी कि जो कंसेप्ट मैंने आपको कल डिटेल में समझाया था, आज उसको मैं एक ट्रिक के रूप में प्रस्तुत करूँगा, जिससे कि आपको जो प्रश्न है उसको हल करने में कम से कम समय लगे और आसानी हो। यदि आपके पेपर में डिटेल में लगाने को आता है कि आपको जो आंसर लिखना है वो डिटेल में लिखना है, तब तो आपको वैसे ही लगाना है जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है, तो ये ट्रिक आपके बहुत काम में आएगी और इस ट्रिक के द्वारा आप अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो समझते हैं ये ट्रिक क्या है और उसके आधार पर एक दो बातें और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आज अपरमेय संख्याओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिक क्या है। देखिएगा, जैसे मान लीजिए मुझे 0.5 को परमेय संख्याओं के रूप में लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 0.5 के ऊपर ये लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकरिंग डिजिट है या रिकरिंग नंबर है। रिकरिंग नंबर का मतलब होता है ऐसा अंक जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। तो हमें करना क्या है, अगर यहाँ पे पहले 0 है, यानी इसका पूर्णांक जो है वो 0 है, तो बड़ा सिंपल सी ट्रिक है। यहाँ पे ऊपर लिखा है 5, जो रिकरिंग नंबर है वो 5 है, 5 लिख देंगे। और ये कितने डिजिट हैं, ये एक सिंगल डिजिट है, तो जितने डिजिट हैं उतनी बार हम 9 लिख देंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा 5/9, 5/9। सिंपली इसका देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे ये 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट यानी 2 जो है वो पूर्णांक है, तो इसको हम पूरा पूरा लिख लेंगे। फिर इसके अपूर्णांक में 4 जो है वो रिकरिंग है, यानी बार बार आ रहा है, तो 4 बार बार आ रहा है तो हम 4 लिख लेंगे। और ये कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो एक बार हम 9 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 and 4/9, यानी 2 सही 4/9। इसको कंप्लीट करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 4 22, ये 22/9 हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे पूर्णांक है 1, तो 1 हम पूरा पूरा लिख लेंगे। जो रिकरिंग नंबर है वो है 1 2, यानी कि 12, तो इसको हम 12 लिख लेंगे। ये कितने डिजिट हैं, 2 है, तो हम 2 बार 9 यानी कि 99 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 and 12/99। इसको अगर हम पूरा लिखेंगे तो 99 एकम 99 और 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 111, 111 और 22 हो जाएगा 99। ये आपका 3 से जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 37/33। ठीक है। ऐसे अगर हम इस संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूर्णांक कितना है, वो 2 है, तो 2 ज्यों की त्यों लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब ये हमारे लिए तो थोड़ा समझने वाली बात होगी कि यहाँ पे जो है 7 के बाद 3 और 9 लिखा है, लेकिन रिकरिंग कौन है, 3 और 9 है। 7 जो है वो रिकरिंग नहीं है। लेकिन अब क्या करें, तो बेटा क्या करेंगे, हम इस पूरी संख्या को हम ज्यों की त्यों लिख देंगे, 739 लिख देंगे। और उसके बाद में जो अंक हमारा रिकरिंग नहीं है उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई। यहाँ पे आप देखिएगा कि कितनी नंबर ऐसे हैं, कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, 1 और 2, तो 2 बार हम लिखेंगे 9। और एक डिजिट ऐसा है जो अपूर्णांक में है लेकिन वो रिकरिंग नहीं है, तो उसकी जगह हम लिख देंगे 0, तो ये 990 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 सही 732/990। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1980 + 732/990। तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 3 11 हो जाएगा। इसके बाद ये 17 और यहाँ पे हो जाएगा 2,
2712/990। इसको और हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप चेक कर लीजिएगा, कल जो हमने आंसर आपको बताए थे वो यही 4 आंसर थे। एक बार मैं इसको जल्दी से फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसका पूर्णांक। देखिए बेटा, हमने आपको बताया है कि कोई भी दशमलव संख्या जो होती है, कोई भी दशमलव संख्या जो होती है उसमें 2 पार्ट होते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा 16.235, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक ये जो होता है 16, ये हमारा होता है पूर्णांक, यानी पूरा होता है पूर्णांक, ठीक, इतना तो हो गया पूर्णांक। और ये जो हमारा होता है 0.235 .235, ये होता है अपूर्णांक। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पूर्णांक कितना है। अगर पूर्णांक 0 है तब हमें आगे कुछ नहीं लिखना, सीधे ये देखिए अपूर्णांक में लिखा है 5 और ये इसके ऊपर लाइन है, इसका मतलब ये रिकरिंग है, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। तो 5 रिपीट हो रहा है तो 5 की जगह हम 5 लिख देंगे। ये कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो सिंगल टाइम यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 5/9। ऐसे अगले में देखा मैंने, इसका पूर्णांक कितना है, 2 है, तो 2 को कंप्लीट लिख देंगे। रिकरिंग डिजिट है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ये कितने डिजिट हैं, 1 है, तो एक बार 9 लिख देंगे, तो 2 सही 4/9। इसको अगर हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 22/9 हो जाएगा। 1.12 के ऊपर ये लाइन है, इसका मतलब जो रिकरिंग नंबर है वो 12 है, 12। तो 1 कंप्लीट है तो 1 सही, यहाँ पे 12 लिखेंगे। 12 में कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 बार 9 लिख देंगे, तो 1 सही 12/99। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप देखिएगा, बस इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पूर्णांक कितना है, 2 है, तो 2 आ जाएगा। अपूर्णांक में है 739, लेकिन रिपीट हो रहे हैं 39, 7 रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को लिखेंगे 739, जो रिपीट नहीं हो रहा उसको माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे टोटल डिजिट कितने, 3 है, तो 3 बार 9 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो 7 है वो रिपीट नहीं हो रहा है, रिपीट केवल 2 हो रहे हैं। तो 2 बार 9 लिखेंगे और तीसरी बार 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 सही 732/990। सॉल्व करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रिक है, इससे आप अपने सवाल को जल्दी कर सकते हैं। अब इसके आधार पर ही मान लीजिए एक सवाल है छोटा सा, वो हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये सवाल हमको हल करना है, सरल कीजिए। 3.2 के ऊपर ये लाइन है, इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है बार बार, माइनस 0.16 ये रिपीट हो रहा है। तो इसका अगर मान निकालना है तो ट्रिक से देखिए बड़ा आसान हो जाएगा। 3.2, यहाँ 3 जो है वो पूरा है, यहाँ पे जो बार बार रिपीट हो रहा है वो है 2, और ये कितने डिजिट हैं, सिंगल, तो हो जाएगा 3 सही 2/9 माइनस, यहाँ पर पूर्णांक 0 है, कुछ नहीं करना है। जो रिपीट हो रहा है नंबर वो है 16, तो 16 लिख देंगे, और 2 नंबर हैं ये 1, 2 डिजिट हैं, तो 99 कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 9 × 27, 27 2 हो जाएगा 29, 29/9 माइनस 16/99। 9 और 99 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 99। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 × 99, और 11 दूनी 22 और 9 319 हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 303/99। 3 से डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअली 3 से डिवाइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा 101/33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर यदि आपको ट्रिक पता है तो कितनी आसानी से हम जल्दी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक सवाल और आते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये सवाल है 22/7 के दशमलव प्रसार के आवर्त समूह में अधिकतम कितने अंक हैं। 22/7 का दशमलव का आवर्त और लंबाई ज्ञात कीजिए, दशमलव के 4 स्थानों तक इसका निकटतम मान बताइए। ये सारी बातें मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ये संख्या क्या है, 22/7, तो निश्चित रूप से ये एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्यों है, क्योंकि परमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q जो होता है वो अशून्य पूर्णांक होता है, यानी शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर ये शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए ये एक परमेय संख्या है।
अब आपके मन में थोड़ा डाउट आएगा, तो इस हिसाब से जो पाई है वो कैसी संख्या है, क्या वो परमेय संख्या है? तो मैं आपको बता दूं कि पाई जो है वो एक अपरमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाई का वास्तविक मान होता है वो 22/7 नहीं होता है, बल्कि लगभग में 22/7 होता है। तो 22/7 जो है वो एक परमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई का वास्तविक मान 22/7 के लगभग बराबर होता है, न कि एग्जैक्टली बराबर। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, तो 22/7 एक परमेय संख्या है। अब जब परमेय संख्या को हम दशमलव संख्या में बदलते हैं तो या तो वो शांत दशमलव होती है या अशांत आवर्त दशमलव होती है, यानी बार बार एक पर्टिकुलर नंबर जो होता है वो रिपीट होता है। ट्रिक हमने आपको कल बताई थी पहचानने का तरीका। क्या? यहाँ पे आप देखेंगे कितने से डिवाइड कर रहे हैं? 7 से। 7 से डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या होगी हमारी अशांत आवर्त दशमलव। ठीक है, तो एक बात तो पक्की होगी कि ये अशांत आवर्त दशमलव संख्या होगी। अब हमें करना क्या है? कहा गया है कि इसका जो दशमलव प्रसार है, यानी पहले इसको दशमलव में बदलेंगे तो उसमें क्या बनेगा? आवर्त समूह बनेगा, यानी एक ग्रुप बनेगा, अंकों का एक समूह बनेगा जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस समूह में अधिकतम कितने अंक हैं ये हमसे पूछा गया। अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ पे हम डिवाइड कितने से कर रहे हैं? 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो आवर्त समूह में अंक हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, बस ये तो एक अंक होगा आवर्त समूह में, यानी कोई एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा होगा, या 2 अंक होंगे जो रिपीट हो रहे होंगे, या 3 या 4 या 5 या 6 से ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। तो हम जितने से डिवाइड करते हैं, जो हमारा भाजक होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, आवर्त समूह में अंकों की संख्या हमेशा उससे कम होती है। तो 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 से कम कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो अधिकतम अंक 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। वो तो हमें तब पता चलेगा जब हम दशमलव प्रसार करेंगे। लेकिन हाँ, 7 नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 से तो हम डिवाइड ही कर रहे हैं। क्लियर हुआ? ठीक। फिर हमें क्या करना है? उसका आवर्त ज्ञात करना है, आवर्त की लंबाई। चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। 22/7 का मतलब हुआ कि हमें 7 से 22 को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 7 × 21। एक बचा, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, 0 7 एकम 7, 3 0 7 चौको 28, 2 0 7 दूनी 14, 6 0 7 8 56, 4 0 7 5 35, 5 0 7 49। फिर हमारा आ जाएगा 1। जैसे 1 आएगा तो उसको हम 10 बनाएंगे, तो 7 एकम 7, 3 7 चौको 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, 5 7 7 49। यानी क्या होगा? 49 फिर से 1 आ जाएगा। यानी बार बार आप देख सकते हो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होता चला जाएगा। यानी कि हम 22/7 को लिख सकते हैं क्या? 3.142857 और इसके ऊपर रिकरिंग लाइन। ठीक है, ये रिकरिंग लाइन का मतलब है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हमने 22/7 का दशमलव प्रसार कर लिया। अब आवर्त समूह क्या बना? ये बना 1 4 2 8 5 7, क्योंकि ये बार बार रिपीट होना, ये ग्रुप बन गया। अब इसमें कितने अंक हैं गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6। क्लियर हुआ?
तो दशमलव का आवर्त क्या है? तो दशमलव का आवर्त यही है 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, ये हमारा क्या है? दशमलव का आवर्त है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। लंबाई ज्ञात करो, तो लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से शुरू करते हैं और ये हमारा यहाँ तक, ठीक, फिर यहीं से रिपीट होता है, फिर यहाँ तक जाता है। तो ये हमारी आवर्त की क्या है? ये लेंथ है, लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड, आवर्त की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, या कह सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये आवर्त की लंबाई है। अब हमें 4 स्थानों तक निकटतम मान निकालना है। अब आप देखिएगा, इसमें तो बहुत सारे स्थान हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर हो जाएंगे, लेकिन हमें केवल 4 स्थानों तक मान निकालना है। तो हम 22/7 को क्या लिख लेंगे? तो हम लिख लेंगे 3.142857 एंड डॉट डॉट डॉट। अभी देखिए दशमलव के बाद 4, तो देखिए 1 2 3 4, यानी हमें केवल इतने स्थान लेने हैं, आगे के सारे छोड़ देने हैं। तो हम इनको कैसे निकालते हैं? 4 स्थान तक मान कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए एक सिंपल सी बात होती है कि हम 5वां स्थान देखेंगे क्या है। तो 5वां स्थान हमने देखा क्या है? 5 है, और 6वां 7 है। तो पहले हम 6वें अंक को हटाएंगे। अब 6वां अंक जो हमारा है वो 5 से बड़ा है, ये 5 से बड़ा है, लिहाजा जब हम इसको हटाएंगे तो ये आगे वाला अंक जो है वो 1 बड़ा हो जाएगा, यानी 5 से 6 बन जाएगा। फिर जब इसको हटाएंगे तो ये भी 5 से बड़ा हो जाएगा, तो ये 8 का कितना बन जाएगा? 9। तो ये हमारा मान हो जाएगा 3.1429। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। हमें 4 स्थानों तक निकटतम मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आवर्त में कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 अंक हैं। तो पहले हम 6वां अंक देखेंगे, कितना है? 7 है। तो इसको हटाएंगे क्योंकि हमें 4 स्थान तक चाहिए। जब हम इसको हटाएंगे तो ये है 5 से बड़ा। नियम ये होता है कि यदि अंतिम अंक 5 से बड़ा है तो जब उसको हम हटाएंगे तो उसके पहले वाले अंक में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो जब हम 7 को हटाएंगे तो ये 5 जो है वो 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 6। फिर हम इसको हटाएंगे 6 को, तो 6 जो है वो भी 5 से बड़ा है। तो जब 6 को हटाएंगे तो ये 8 कितना बन जाएगा? 9 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3.1429। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बड़ा सीधी सादी परिभाषा है। संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय होती है। यदि परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय है। सिंपल सी बात, ठीक। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उनको आप लोग समझ लीजिए, बड़ा आसान है। तो अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली बात, यदि हम संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिख सके या नहीं लिख सकते हैं, जहाँ P और Q होते क्या हैं? जहाँ P और Q होते हैं पूर्णांक, और Q जो होता है वो अशून्य होता है, यानी 0 के बराबर नहीं होता है। तो अगर हम कोई भी संख्या लें और उसको हम P/Q के रूप में ना लिख पाएँ, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर हम P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? दूसरी बात, कहने का मतलब यही है कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि परिमेय संख्याएं जब दशमलव संख्या में बदली जाती हैं तो या तो शांत दशमलव होती हैं या अशांत आवर्त दशमलव होती हैं। यहाँ पे समझिएगा, अशांत आवर्त दशमलव, यानी क्या होगा? दशमलव के बाद वो संख्या का एंड कभी नहीं होता है, लेकिन कुछ ग्रुप अंकों का ऐसा होता है जो बार बार रिपीट होता है। या तो कोई एक अंक बार बार रिपीट होता है या अंकों का एक समूह बार बार रिपीट होता है। ठीक है ना? तो ये 2 प्रकार की होती हैं। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसी है जो दशमलव के बाद कैसी है? अशांत तो है लेकिन आवर्ती नहीं है। कैसी है?
अनावर्ती है। यानी क्या हो रहा है, दशमलव के बाद उस संख्या का एंड नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीटेशन जो हो रहा है वो एक प्रॉपर ग्रुप का नहीं हो रहा है, रैंडम रिपीटेशन हो रहा है। कैसा रैंडम? देखिए कैसे, मैं एक संख्या लिखता हूँ 3.112425673256110237 डॉट 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 डॉट, मैं डॉट डॉट करता जा रहा। अब यहाँ पर आप देखिएगा, ये डॉट डॉट का मतलब ये हुआ कि इसका एंड नहीं हुआ है, तो ये कैसी है, अशांत है। लेकिन आप देखिए दशमलव के बाद 1 2 1 4 2 5 6 7 3 2, आपको कोई रिपीटेशन दिख रहा है, एक प्रॉपर कोई पैटर्न दिख रहा है? कोई पैटर्न तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रैंडमली नंबर आते चले जा रहे हैं, रैंडम नंबर आते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर? तो जो परिमेय संख्या नहीं है, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। या ऐसी दशमलव संख्याएं जो अशांत अनावर्ती होती हैं, यानी दशमलव के बाद उनका अंत नहीं होता है और वो अनावर्ती होती हैं, रिपीटेशन तो होता है लेकिन रैंडम होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो भी आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तीसरी, आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए, ठीक है, या किसी भी संख्या का आप घनमूल निकाल लीजिए, ये सारी संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, बशर्ते ये जो संख्याएं आप ले रहे हैं वो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन नहीं होनी चाहिए। समझ गए? मतलब जैसे हमने कहा कि 4 का वर्गमूल निकालो, तो 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 कैसी संख्या होगी, ये तो परिमेय संख्या होगी भैया। कैसी संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आपने 4 जो लिया वो कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग है, उसका तो वर्गमूल पूरा पूरा आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ √9, तो ये आ जाएगा 3, ये भी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको कैसी संख्या लेनी है, जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 6 का वर्गमूल, 7 का वर्गमूल, 8 का वर्गमूल। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उनके जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय संख्या होते हैं। या ऐसी संख्याएं जो पूर्ण घन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि 1 का घनमूल बताओ, तो 1 का घनमूल 1 होता है, ये परिमेय हो जाएगी। अगर मैं कहूं कि 8 का घनमूल बताओ, तो 8 का घनमूल 2 होता है, ये भी परिमेय हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो पूर्ण घन है। हमें ऐसी संख्या लेनी है जो पूर्ण घन नहीं है, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 9, जैसे 11, 13, 15, 14। ये संख्याएं पूर्ण घन नहीं होती हैं। तो अगर हम इनका वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे तो वो कैसी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैंने आपको 3 टाइप बता दिए। पहला, जिन्हें हम P/Q के रूप में ना लिख पाए, जो दशमलव अशांत अनावर्ती हो, या जो पूर्ण वर्ग संख्याएं ना हो उनके वर्गमूल, या जो पूर्ण घन संख्याएं ना हो उनके घनमूल। ये सब के सब आपके अपरिमेय संख्याएं होते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, कुछ भी, मान लीजिए x एक संख्या है और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है 1/n, x के ऊपर लिखा 1/n, इसका मतलब होता है कि हमें x का n मूल निकालना है। कितना मूल? n मूल। अब ये n मूल क्या होता है, चलिए बता देते हैं। जैसे x के ऊपर लिखा है ना 1/3, इसका मतलब होता है कि हमें x का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। 3 है ना, जैसे x के ऊपर लिखा होगा 1/2, इसका मतलब होता है x का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे जानकारी के लिए बता दूं कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि पाई का जो वास्तविक मान है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वो 22/7 नहीं है, वो 22/7 के लगभग में है, इसलिए उसको हम 22/7 लेते हैं। ठीक है ना? तो पाई का जो मान है क्या एक्चुअली, तो पाई का मान जैसे एग्जैक्ट वैल्यू देखी जाए तो होती है 3.1415926535897932 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे
दशमलव के बाद कैसी है? अशांत, अंत नहीं हो रहा है, और यहाँ पे आवर्ती भी नहीं है। देखिए कोई ऐसी पैटर्न आपको नहीं दिख रही है, अंकों का कोई ऐसा समूह नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना। लिहाजा ये कैसी है? अशांत अनावर्ती। तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ इस प्रकार के भी सवाल आते हैं कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सवालों को हम कैसे लगाते हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, आप देखिए पाई का अगर शुरुआती मान देखेंगे तो 3.14 होता है, और अभी हमने 22/7 का मान कितना निकाला था? 3.142857 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होता है? रिपीट हो रहा था, लेकिन निकटतम मान देखिए इसका 3.14 है, और पाई का निकटतम मान भी 3.14 है। इसलिए हम पाई को कैलकुलेशन आसान करने के लिए 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये सवाल है, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं लगाने के? तो पहला तरीका तो यही हो सकता है कि हम 2 का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ी है कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो पहला तरीका यही है कि हम उस संख्या का वर्गमूल निकालें भाग विधि से। तो जैसे अगर हम 2 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से तो वो आएगा 1.4142135 एंड सो ऑन। सो ऑन मतलब ये ऐसे कॉन्टिन्यूसली आगे आता जाएगा, यानी ये अशांत है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो। 4142135 रिपीट नहीं हो रही है, एक पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट होने का मतलब जैसे 1 यहाँ आया 1 यहाँ आया, तो इसे रिपीटेशन नहीं कहते हैं। कोई पैटर्न नहीं बनना है, ठीक है ना, कोई ग्रुप नहीं बनना है, ठीक है ना। तो अशांत अनावर्ती है, और अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ कि ये संख्या कैसी है? ये अपरिमेय संख्या है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या होता है, जिसको हम लोग लिखते भी हैं और लगाते भी हैं उस तरह से, उसको समझ लीजिए। उसमें क्या होता है, हम विरोधाभासी मान के चलते हैं। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि नहीं ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। क्या है? परिमेय। तो कैसे लगाएंगे? देखिए मान लेते हैं, माना √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब बेटा परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सीधी बात है, परिमेय संख्या क्या होती हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो। Q कैसा हो? अशून्य पूर्णांक हो। क्लियर? ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे P और Q का अगर देखा जाए तो जो कॉमन है वो 1 होता है। कितना होता है? 1। यानी ये एक दूसरे से, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जैसे एक संख्या है 15/12, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसको हमने P/Q के रूप में लिख लिया है। P कितना है? 15 है, पूर्णांक है। Q कितना है? 12 है, पूर्णांक है। तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन क्या ये परिमेय संख्या का सरलतम रूप है? क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है? तो इसका जवाब है जी नहीं है। ये सरलतम रूप नहीं है। तो पहले हम इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। तो सरलतम रूप में क्या होगा? इसका HCF होगा 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 5/4। क्लियर? तो जब सरलतम रूप लिख लेंगे हम, तो आप देखिए 5 और 4 में क्या इनका कोई गुणनखंड, इनका कोई फैक्टर कॉमन है? नहीं है, सिवाय किसके? 1 के। कैसे? 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 × 1। 4 के क्या होंगे? 4 × 1। इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, सरलतम रूप लिखते हैं, तो उस समय P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है या जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है? 1 है, यानी ये सरलतम रूप है, ठीक है। तो √2 बराबर लिख दिया हमने P/Q। तो इससे हमारा हो जाएगा P = √2Q।
अगर हम इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर 2 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ठीक है, अब जरा गौर करिए, पी स्क्वायर और 2q स्क्वायर ये दोनों बराबर बराबर है। ये जो संख्या है वो है 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर। अब बताओ बेटा, जो 2q स्क्वायर है वो क्लियरली 2 से डिविजिबल है, 2 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, है ना। 2q स्क्वायर ये जो संख्या है वो 2 से डिविजिबल है, क्यों? क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो भैया कट जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। और अगर 2q स्क्वायर 2 से मतलब विभाजित हो रही है, डिविजिबल है, तो p स्क्वायर भी डिविजिबल होगी क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो p स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगी। ये कैसे? देखो, मान लो p बराबर हम ले लेते हैं 2, ठीक है, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। p बराबर ले लेते हैं हम कितना, मान लीजिए 4, तो p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 16। p अगर हम ले लेते हैं 3, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब तीनों में समझ लेते हैं। ये देखिए, ये जो p स्क्वायर है ये 2 से डिविजिबल है, तो p भी 2 से डिविजिबल है। ये p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो p भी 2 से डिविजिबल है। ये p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। मतलब यदि किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होगी। अब आप चाहे जितने उदाहरण लिख के चेक कर लेना, यदि किसी संख्या का वर्ग 2 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 2 से विभाजित होती है। मतलब साफ है कि अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित होगा तो जो p होगा वो भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर? ठीक है, तो अगर p 2 से विभाजित है तो हम p को कुछ इस तरह से मान सकते हैं 2m। क्यों? क्योंकि जो p है वो 2 से विभाजित है और जो 2m है ये भी 2 से विभाजित हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि p किसके बराबर है? 2m के बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ हम रखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2q स्क्वायर। अब 2m का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अब 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब आप देखो, ये 2m स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिविजिबल है तो फिर q स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल होगा, और अगर q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमने प्रूव ये कर दिया कि p जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पे प्रूव कर दिया कि जो q होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। मतलब इसमें भी फैक्टर 2 है, इसमें भी फैक्टर 2 है, तो p और q का जो कॉमन फैक्टर है वो 2 हो जाएगा। जबकि हम ऊपर ही लेके चल रहे हैं, कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। तो जो हमने माना था उसके अपोजिट रिजल्ट हमें मिला, अपोजिट विरोधाभास में रिजल्ट मिला। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि जो √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं। यदि आपको इस सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो √3 वाला सवाल मैं लगाने जा रहा हूं सेम ऐसे ही सवाल है, तो आप उसमें अच्छे से समझ सकते हैं। ये सवाल क्या है? सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम मिलता जुलता सवाल है। उसमें मैंने लिया था √2, इसमें लिया है √3। बिल्कुल सेम सवाल है, प्लीज़ समझिएगा। ठीक है, देखो हम इसका उल्टा मानेंगे। हमें प्रूव करना अपरिमेय संख्या, मान लेते हैं कि ये जो √3 है वो एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ये हम मान लेते हैं। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q इसके रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होंगे और p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 1 है। ठीक है, क्योंकि सरलतम रूप में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही होता है। तो √3 जो है वो p/q के बराबर हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1। यहाँ से हो जाएगा हमारा p = √3q। स्क्वायर कर देंगे
तो हमारा हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर जो है वो 3q स्क्वायर के बराबर है। पी स्क्वायर 3q स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, 3q स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है? 3 से, तो ये किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। ठीक, अब अगर ये 3 से विभाजित होगी ये संख्या पूरी, तो ये बराबर किसके है? पी स्क्वायर के। तो पी स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर बात है, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर है। अगर ये संख्या 3 से विभाजित है तो ये भी विभाजित होगी। ठीक, अब अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पक्की बात है जो पी होगा वो भी 3 से विभाजित होगा। कैसे? चेक कर लीजिए। ऐसे वर्ग आप लिखिए जो 3 से विभाजित होते हैं। जैसे मान लीजिए 9, पहला वर्ग है 9 जो 3 से विभाजित होता है। देखिए 9 3 से विभाजित होता है, तो 9 किसका वर्ग है? 3 का, तो 3 भी 3 से विभाजित हो जाता है कि नहीं हो जाता? यानी पी स्क्वायर अगर हम 9 लेते हैं तो पी आ जाएगा 3। तो उस कंडीशन में आप देखिए ये 3 से विभाजित होगा तो ये भी 3 से विभाजित होगा। 9 के अलावा क्या है वर्ग? 16, 25 हो नहीं सकते, 36। देखिए 36 3 से विभाजित होगा, तो हम पी स्क्वायर ले लेते हैं 36, ये 3 से विभाजित होगा, तो पी कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग होता है 36, तो 6 भी 3 से विभाजित होगा। अब आप चाहे जितने एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि अगर p का वर्ग 3 से विभाजित है तो p जो है वो भी 3 से विभाजित होगा। यानी हमने क्या सिद्ध कर लिया? हमने ये सिद्ध कर लिया कि p जो है वो 3 से विभाज्य है। और 3 से विभाज्य मतलब p में एक गुणनखंड, एक फैक्टर होगा 3। तो अब हम p को कुछ इस टाइप से मान लेंगे। किस टाइप से? p बराबर हम मान लेंगे 3m। क्यों? क्योंकि इसमें 3 गुणनखंड है, 3 से विभाजित है, तो p को हमने 3m मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब p को 3m मान लेंगे तो यहाँ रख दो, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा 9m स्क्वायर इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर 3m स्क्वायर। अब देखिए ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो q स्क्वायर भी 3 से विभाजित होगा। फिर से वही चीज़ आती है कि 3m स्क्वायर किससे विभाजित है? 3 से। ये 3 से विभाज्य है, और अगर ये 3 से विभाज्य तो ये किसके बराबर है? q स्क्वायर के, तो q स्क्वायर भी 3 से विभाज्य है। ठीक है, और अगर q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो q भी 3 से विभाज्य है। क्लियर? अब देखो यहाँ हमने क्या प्रूव कर लिया कि जो p है वो 3 से विभाजित है, और यहाँ प्रूव कर लिया q 3 से विभाजित है। इसका मतलब p में और q में दोनों में क्या कॉमन फैक्टर है? 3। जबकि यहाँ पे हमने माना क्या है? 1। तो विरोध यानी अपोजिट रिजल्ट आ गया, जो माना वो गलत हो गया। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जाएगा कि √3 प्रमेय नहीं बल्कि एक अपरमेय संख्या है। कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। क्लास कैसी लगी? आपको कोई डाउट हो पूछिएगा ज़रूर। मेरा जो टेलीग्राम पर ग्रुप है विश्व गुरु क्लासेस, उसमें आप लोग ऐड हो जाइए, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अच्छे कमेंट कीजिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।